जी जी। अमन, जैनब, जी कौन है रैड फरत? चलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं हम लोग। मॉडर्न तो देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ाया था ना अभी मैं? अरे कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। स्टार्ट तो किया था हमने। कहाँ तक पढ़ाया था उसमें श्रीपत? सर बस पीरियोडिक टेबल बनाना सिखाया था और कुछ नहीं बताया था। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक कुछ नहीं बताया था? यस सर वो बताया था। हाँ सर, और वैलेंसी वगैरह भी बताई थी, पीरियड कैसे निकालेंगे वो हाँ ये सब बताया था। ब्लॉक के पीरियड और ग्रुप के ग्रुप कैसे निकालेंगे ये भी बताया था ना जी? नबील, सर ग्रुप कैसे निकालेंगे ये भी सिखाया था आपने, और वैलेंसी वाली भी सिखाई थी। सर बैलेंस इलेक्ट्रॉन से आपने बताया था रिडक्शन पीरियड निकालने का। चलिए ठीक है, समझ गया मैं। यहाँ पे देखिए अपने पास क्या आता है, एक क्वेश्चन देता हूँ उसका थोड़ा करके दिखाइए। ठीक है, फाइंड द ग्रुप ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स। ऐसे ये निकाल के बताना है, ये नहीं कि याद है तो आप लोग बस बता दिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आगे ऐसे रहा। ग्रुप निकालिए इन सबका। आ गया। क्रोमियम कौन से ग्रुप का है? जी नबील। 14 एक मिनट, आवाज सही से नहीं आ रही है आपकी। 14th बोल रहे हैं क्या आप? 14 यस सर 14 ग्रुप। क्रोमियम 14th ग्रुप नहीं, बिल्कुल गलत जवाब। क्रोमियम किस ब्लॉक का एलिमेंट है? डी। डी ब्लॉक में 14th ग्रुप आता है क्या? और सर 16 ग्रुप का है सर। 6 है शायद। 16 ग्रुप का है। देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे सबसे पहले। 1:2:2p6, 3:3p6, 4:1 3d5। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये भी पूछ दूंगा कि ये पीरियड नंबर कौन सा है, तो कौन सा पीरियड का है ये? 4th पीरियड का है। फोर्थ ग्रुप है। ठीक है, डी ब्लॉक का है, और डी ब्लॉक के लिए ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस सबशेल एन, एन माइनस एन एस सबशेल में जितना इलेक्ट्रॉन हो, और एन माइनस 1d सबशेल में जितना इलेक्ट्रॉन हो, तो ये 6th ग्रुप का हो जाएगा। नबील,
इसका बता दीजिए, या फॉस्फोरस का 15 हो जाएगा, कैल्शियम का सेकंड ग्रुप हो जाएगा, और कॉपर का कौन सा होगा? 11 कॉपर का 7 होगा। शिफर, जैनब, आप बताइए। इलेवन होगा शायद। कॉपर का नबील आया? सर 11। 11। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा। आर्गन 4s1 3d10 ऐसे ही होता है ना, जी सर। तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। वेरी गुड। तो देखिए अब अपने पास क्या आ जाता है यहाँ पे। देखिए एफ ब्लॉक एलिमेंट में आपके पास क्या हो जाता है, एक लैंथेनॉइड सीरीज होता है और दूसरा क्या होता है, एक्टिनॉइड सीरीज होता है। ठीक है, तो उसे बस ध्यान में रखना है आपको कि एफ ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे पीरियोडिसिटी। 9। 9 क्या? अमन आपने बोला क्या? 9 क्या कह रहे हैं? हेलो, पहले का बता रहे हैं सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग पीरियोडिसिटी। तो देखिए यहाँ पीरियोडिसिटी में क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिसिटी क्यों होता है? जैसे हमें पता है पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है कि रेगुलर इंटरवल पे रेगुलर इंटरवल पे प्रॉपर्टीज को रिपीट करने को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी कहते हैं। तो पीरियोडिसिटी क्यों होता है? बताइए, किसी को पता है कि पीरियोडिसिटी क्यों होता है? देखिए पीरियोडिसिटी का एक ही रीजन है। सबसे पहला रीजन तो ये हो गया कि रेगुलर इंटरवल पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपीट होते हैं। रेगुलर इंटरवल पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। जैसे आप ही देख लीजिए हाइड्रोजन, और उसके बाद यहाँ पे बात हो जाती है हीलियम की। ठीक है, उसके बाद सीधे यहाँ पे क्या आ जाता है, लिथियम। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का देखेंगे तो 1s1, यहाँ पे देखेंगे तो 1s2 2s1। ठीक है, लिथियम के बाद नीचे क्या आ जाएगा, सोडियम। तो सोडियम का देखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1। तो रेगुलर इंटरवल पे यहाँ पे ऐसे ऐसे जब जाएंगे तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होने की वजह से ये पीरियोडिसिटी होती है। इनमें एलिमेंट्स में पीरियोडिसिटी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये रेगुलरली क्या होता है क्या होता है, ये रेगुलरली रिपीट होता है। जैसे लिथियम के बाद क्या आ जाता है, लिथियम के बाद बोरो बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक है, अब यहाँ तक आ गया। उसके बाद फिर सोडियम आ जाएगा, तो ये इससे रिपीट होगा रेगुलर इंटरवल पे। बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम आ जाएगा। तो ये बात समझ में आया कि पीरियोडिसिटी क्यों होती है? यस सर। यस तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि कॉजेज ऑफ पीरियोडिसिटी होता है, ठीक है, वो बिकॉज ऑफ द सेम आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन या बिकॉज ऑफ द सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अ पीरियड। ठीक है, और ऑन अ रेगुलर इंटरवल। ठीक है, दैट्स व्हाई पीरियोडिसिटी अकर्स। ओके, चलिए इसे लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। हो गया, चलिए। देखिए यहाँ पे बात आती है आपकी स्क्रीनिंग इफेक्ट की।
इस पॉइंट को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। स्क्रीनिंग इफेक्ट जिसमें हम लोग लिखते हैं सिग्मा, और उसके बाद आ जाता है एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको हम लोग लिखते हैं जेड इफेक्ट। ये पॉइंट बहुत आसान होता है। अच्छा एक बात बताइए, अगर एक बॉन्ड बना है, ठीक है, केमिकल बॉन्ड बना है, तो वहां पे क्या क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है क्या एक बॉन्ड में? फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है? नबील, जैनब, शिफत। यस। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि एक बॉन्ड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है और एक बॉन्ड में फोर्स ऑफ रिपल्सन भी होता है, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से वो बॉन्ड बना रखा होता है, ठीक है। अगर फोर्स ऑफ रिपल्सन ज्यादा होता तो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। जस्ट लाइक दैट अगर हम यहाँ पे देखें, ये है अपने पास न्यूक्लियस, और ये क्या है? आउटर मोस्ट सेल। मतलब एक ऑर्बिट, फिर आ जाएगा यहाँ पे दूसरा ऑर्बिट, और फिर क्या आ जाएगा ऐसे तीसरा ऑर्बिट, ठीक है। एक चीज तो पता है कि हर ऑर्बिट में क्या होंगे? अब एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब एक एक नहीं, पहले वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। दूसरे वाले में हो सकता है 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर तीसरा बना है तो दूसरे वाले में कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। आउटर मोस्ट सेल में ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। जैसे सपोज 2 3 है, जो भी है। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास कि यहाँ पे जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, उसके और न्यूक्लियस के बीच में, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कि नहीं? यस। सर ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम ये जो इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, और इधर जो इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों में क्या होगा? रिपल्सन होगा कि नहीं? यस सर रिपल्सन होगा ना? यस सर। तो यस सर। बेसिकली यहाँ पे देखिएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले मैंने दिखा दिया, फिर मैंने फोर्स ऑफ रिपल्सन दिखाया, जिसके वजह से नेट फोर्स डिक्रीज होगा कि नहीं? फोर्स ऑफ रिपल्सन भी हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी नेट फोर्स जो होगा वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। एक अपने तरफ खींच रहा है और दूसरा उसे बाहर, मतलब धक्का दे रहा है, एक तरह से ऐसे सोच सकती हैं। तो वहां पे क्या हो जाएगा आपका? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा कि नहीं? या नेट फोर्स डिक्रीज होगा कि नहीं? यस। यहाँ से ऐसे देख लेंगे ना, जैसे मान लीजिए ये ऐसे है, ठीक है, यहाँ पे एक है चार्ज और यहाँ पे एक चार्ज है, तो ये एक दूसरे को अपने तरफ खींच रहे हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे कोई बैठा हुआ है जो इसको इधर फोर्स लगा रहा है, तो ये इसका नेट फोर्स जो होगा वो डिक्रीज होगा कि नहीं? इसी को क्या कहते हैं हम लोग? स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो इसी के पॉइंट्स हम लोग लिखने वाले हैं। आई होप ये वाला समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन और जो एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो भी हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, जिसकी वजह से जो बचा हुआ फोर्स होगा ना, उसको हम लोग क्या कह देते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट कह देते हैं। एक तरीके से क्या कहते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसी को पॉइंट में लिख रहा हूं मैं। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन suffer force of attraction due to nucleus and force of repulsion में ऐसे लिख देता हूं मैं, force of repulsion due to inner shell electron। बहुत आसान चैप्टर है ये, सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वैलेंस शेल, यही पॉइंट पहला जो लिखा हूं मैं वो सेम है जो मैंने समझाया था, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिएगा आप लोग, तो ये जो डिक्रीज होता है बेसिकली
the decrease in force of attraction of valence electron due to inertial electron is called screening or shielding effect. Screening effect or shielding effect. इसमें किसी को प्रॉब्लम? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखा दिया, अब रिपल्सन हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, और कितना डिक्रीज होगा, कितना डिक्रीज होगा, जितना अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा उतना ही डिक्रीज होगा ना। नबील, अमन, इधर देखिए, एक बात सुनिए, अगर यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन, एक बात बताइए, अगर फोर्स ऑफ रिपल्सन इस ऑर्बिट में, ठीक है, बहुत ज्यादा होता, ठीक है, मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा होता, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करता? सर ये हट जाता है। क्या सर मतलब इसमें रहता ही नहीं, फिर ये इलेक्ट्रॉन आपकी आवाज बहुत थोड़ी सी वो हो रही है। एक मिनट नबील, आप ये लिखिए, मैं 1 मिनट अभी आया, मैं देख लेता हूँ क्या लिखता है। अब आ रही है सर आवाज? हाँ अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ क्या कह रहे हैं आप? नहीं कह रहा हूँ सर, फिर इलेक्ट्रॉन बचते ही नहीं उसमें, इलेक्ट्रॉन मतलब बचते नहीं? इलेक्ट्रॉन निकल जाता। हाँ ये इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, लेकिन वहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसकी वजह से वो होल्ड किया रहता है अपने पोजीशन को, ठीक है, अगर रिपल्सन ज्यादा होता तो यहाँ से बाहर निकल जाता, और ये अट्रैक्शन वगैरह है जिसमें उसको क्या किया रहता है, होल्ड किया रहता है अपने पोजीशन को। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि फोर्स ऑफ रिपल्सन कम है, ठीक है, फोर्स ऑफ रिपल्सन कम है, और जो डिक्रीज होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में, जस्ट सपोज कि इधर से इधर जो अट्रैक्शन का फोर्स था 10 न्यूटन था, और जो रिपल्सन का फोर्स है 2 न्यूटन है, ठीक है, 2 न्यूटन है, तो ये जो 2 न्यूटन है ना, एक तरह से समझ सकते हैं यही होता है आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। ये समझने के लिए बता रहा हूँ मैं। तो इसका जो दूसरा अगर इसमें लिखना चाहते हैं, यहाँ क्या लिखा है, डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितना डिक्रीज होगा, जितना अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा उतना ही डिक्रीज होगा ना। एवरीवन, जैनब, शिफत, यस सर। जितना डिक्रीज कितना होगा, जितना उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, मतलब जितना रिपल्सन होगा, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये लिख लीजिए आप लोग। हो जाएगा तो बताइएगा। फातिमा हो गया, अमन? यस सर। चलिए स्लाइड यस चेंज कर सर। रहा हूँ। अब देखिए यहाँ जेड इफेक्टिव की बात आती है, तो बेसिकली क्या होता है कि ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, वैलेंस शेल होता है, जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब क्या हो गया कि जो रिपल्सन के वजह से जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, आपका कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा, exerted by nucleus। ठीक है, तो ये पॉइंट तो मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है, तो इसे भी लिख लीजिए। इसी में एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, टोटल अट्रैक्शन
force experienced by valence electrons represented by a number which is called Z effective. क्या कहते हैं इसको? Z effective. ठीक है, जो टोटल आपका एक्सपीरियंस होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको Z effective कहते हैं हम लोग। फिर इसमें एक रिलेशन निकाल लेते हैं हम लोग। There is a reduction in nuclear charge due to a screening effect, और यहाँ पे जो reduced nuclear charge होता है, reduced nuclear charge is called effective nuclear charge. बहुत आसान है ये, effective nuclear charge. बोर नहीं होइएगा, जरा सा थ्योरी आ गया इसको लिखवाना जरूरी है, न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, इसमें एक रिलेशन निकाल लेते हैं हम लोग। कैसे रिलेशन निकालते हैं कि जो Z इफेक्टिव होता है ना इक्वल्स टू Z माइनस सिग्मा होता है। Z इफेक्टिव क्या होता है? Z माइनस सिग्मा होता है। Z इफेक्टिव तो ये रहा आपका, और ये जो Z होता है बेसिकली ये Z क्या होता है आपका? न्यूक्लियर चार्ज होता है। ये Z क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज होता है। और सिग्मा क्या होता है आपका? सिग्मा तो पहले ही बता चुका हूँ। सिग्मा क्या होता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, या स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहते हैं इसको, स्क्रीनिंग कांस्टेंट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसे लिख लीजिए, फिर मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि और आसान लगे। हो गया? यस सर, हो गया। यस सर। तो देखिए मैं दोबारा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ ये पॉइंट। स्क्रीनिंग इफेक्ट और सिग्मा इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, जेड इफेक्टिव। इसमें होता क्या है कि आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, फिर से आपके जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सन होता है बेसिकली, उसको हम क्या कह देते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपके पास स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से, यहाँ पे क्या लिखा हूं मैं? ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय न्यूक्लियस। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? जेड इफेक्टिव कहते हैं। ठीक है, ड्यू टू रिपल्सन वो लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा, उसी को हम क्या कह देते हैं? बैलेंस ये जेड इफेक्टिव कह देते हैं। और फिर जो आपका रिडक्शन होता है बेसिकली न्यूक्लियर चार्ज में, देयर इज अ रिडक्शन इन न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से वहां पे रिडक्शन होता है। और रिड्यूस न्यूक्लियर चार्ज को हम क्या कहते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला यहाँ दे दिया कि जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। ठीक है, ये फॉर्मूला दे दिया कि जो जेड इफेक्टिव होता है न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट, इसका जो भी वैल्यू दे रखा है उसको माइनस कर देंगे तो अपना ये जेड इफेक्टिव आ जाएगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट आ जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आ जाएगा। ठीक है चलिए स्लाइड चेंज करूं। यस यस सर। अब देखिए अपने पास क्या आता है? एटॉमिक रेडियस की बात होती है।
तो यहाँ पे एटॉमिक रेडियस की जब बात होती है तो यहाँ पे एटॉमिक रेडियस अपने पास कितने टाइप के हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। एक्चुअल में एटम का रेडियस फाइंड आउट करना उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया सबसे पहले हम बॉन्ड को, ठीक है, बॉन्ड बॉन्ड लेंथ निकाल के और उसका हाफ करके और उसको क्या मान लेते हैं, रेडियस मान लेते हैं। यहाँ पे एटॉमिक रेडियस की जब बात करते हैं हम लोग तो कौन कौन सा रेडियस हमें देखना है। एक तो आ जाएगा आपका आयनिक रेडियस, फिर आ जाएगा आपके पास दूसरा कोवलेंट रेडियस, फिर आ जाएगा थर्ड मेटालिक रेडियस, फिर आपके पास एक और आ जाएगा, बताइए जरा कौन सा, फोर्थ वाला, वंडरवॉल। वंडरवॉल्स रेडियस। तो सबसे पहले ये थोड़ा सा जो डिफरेंट टाइप का है आयनिक रेडियस की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। आयनिक रेडियस की जब बात कर रहे हैं तो आयनिक रेडियस किस में होगा, आयनिक कंपाउंड में होगा। और आयनिक कंपाउंड किससे बनता है, अनायन और केटायन से बनता है। किससे बनता है, अनायन और केटायन से बनता है कि नहीं। यस सर। यस सर। अब देख लेंगे यहाँ पे कि ये जो अनायन है, ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे केटायन है या अनायन है, ठीक है। हम अगर एक सवाल मेरा होता है कि ये अनायन है Cl माइनस, ठीक है, और यहाँ है Cl क्लोरीन, विच वन इज ग्रेटर, कौन ज्यादा बड़ा होगा, द अनायन और द न्यूट्रल। एनाइन बड़ा होगा। कौन बड़ा होगा, फातिमा, सिफत, एनाइन होगा। एनायन अनायन बड़ा होगा। नबील, अमन, रिपल्शन की वजह से स्ट्रेचिंग हो जाती है, इस वजह से एनाइन। जी। तो एनायन यहाँ बड़ा पे होगा सर। देखिए आप लोग, यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि जो अनायन होगा वो ग्रेटर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्लोरीन के आउटरमोस्ट सेल में, यहाँ पे क्लोरीन के आउटरमोस्ट सेल में, डायरेक्ट आउटरमोस्ट सेल ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये आउटरमोस्ट सेल ड्रॉ कर रहा हूँ। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, इसमें है आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7, 7 हो गया। और जब इसमें 8वां एंटर करेगा तो ये एक दूसरे को एडजस्ट करता है। जैसे कि बेसिकली क्या होता है कि एक दूसरे में रिपल्सन होता है, रिपल्सन क्रिएट होगा कि नहीं, तो थोड़ा सा एक्सपेंड करता है, जिसकी वजह से अनायन जो होता है ग्रेटर देन न्यूट्रल होता है। क्लियर है, पेरेंट या न्यूट्रल कह सकते हैं। क्लियर है। यस। यस सर। अब केटायन की बात होती है तो Na प्लस ले लेता हूँ या Na ले लेता हूँ, इन दोनों में बड़ा कौन होगा, नबील, अमन, द केटायन वन और द पेरेंट वन और न्यूट्रल। सर अमन आपकी आवाज लैग कर रही है। बड़ा होगा। एक मिनट सॉरी। इन दोनों में बड़ा कौन होगा, ये होगा कि नहीं। देखिए सोडियम का अगर बात करें तो Na प्लस का जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 यानी 2 शेल है इसमें, ये न्यूक्लियस रहा, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल। जब इसमें बात करेंगे तो 1s2 2s2 3s1, तो इसमें कितना है आपका ये है कि नहीं, तो कौन बड़ा है, यही बड़ा है ना। तो कहने का मतलब ये है, हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अनायन सबसे बड़ा, फिर आ जाएगा आपके पास पेरेंट या न्यूट्रल, पेरेंट या फिर न्यूट्रल ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद आएगा आपके पास केटायन, केटायन सबसे छोटा होता है। केटायन क्या होता है, छोटा होता है। सबसे छोटा होता है। क्लियर है। एक चीज और ध्यान में रखिएगा आप लोग प्लीज, जिसपे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज वो उतना ज्यादा छोटा होता है, जिसपे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज वो उतना ज्यादा छोटा है होता है, और जिसपे जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज वो उतना बड़ा होता है। क्लियर है। यस सर। तो एज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ पे Na प्लस है, यहाँ पे Mg+2 है, यहाँ पे Al+3 है, और यहाँ पे मैंने डाल दिया Si+4, विच वन इज द लार्जेस्ट वन एंड विच वन इज द स्मॉलेस्ट वन।
प्लस बड़ा होगा। हेलो। एक मिनट। जी, तो सबसे बड़ा कौन सा है? एन प्लस। हाँ, तो मतलब मैंने एक भी सीधे सीधे बोल दिया, जो सबसे, जिस पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज वो उतना ज्यादा छोटा, जिस पे जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज वो उतना बड़ा। तो जिस पे देखिए, जिस पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो उतना छोटा होगा, तो इस ऑर्डर में हो जाएगा कि नहीं ये? और चैट बॉक्स में भी किसी ने यही लिखा था, हाँ, Na प्लस लार्जेस्ट होगा और स्मॉलेस्ट कौन होगा इनमें? Si+4। सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। अगर मैं इसी को ऐसे लिख देता यहाँ पे, जस्ट सपोज, स्लाइड चेंज करूँ, ये लिख लिया आप लोगों ने? हो जाए तो बताइएगा। हो गया नबील, सिफत, जैनब? यस सर। हो गया। चलिए, अब देखिए, जैसे मैंने मान लीजिए ऐसे दे दिया मैंने, F-O-2 N-3। ठीक है, इनमें सबसे बड़ा कौन होगा? द लार्जेस्ट वन, द स्मॉलेस्ट वन, या ऑर्डर बता दीजिए, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर? होगा सबसे। N माइनस। N-3 एन उसके माइनस बाद? थ्री बड़ा होगा। हाँ, सबसे बड़ा ये ऐसे हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और देखिएगा ना यहाँ पे, इनमें आपस में क्या रिलेशन है? Na प्लस जो लिखा हूँ मैं यहाँ पे, लिखा था मैंने Na प्लस Mg+2, ठीक है, फिर मैंने लिखा था Al+3, ठीक है, Si+4। ये एक दूसरे में क्या रिलेशन शो कर रहे हैं? एक दूसरे से कौन से रिलेशन से अटैच्ड हैं ये? पता आप लोगों को? लास्ट में सबका फिर 10 आ जाएगा ना। क्या हो जाएगा? 10 हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन उसमें। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक, मतलब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्या है ये? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्लियर है? और ये भी क्या है? ये एक दूसरे से क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। और इनसे भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है कि नहीं? ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होता है? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एम आई क्लियर? स्लाइड चेंज यस करूं? सर। चलिए जरा एक सवाल करते हैं हम लोग। ठीक है, स्लाइड चेंज करता हूँ। देखिए, एक आप लोगों को ट्रेंड क्लास 10th में ही पढ़ रखा होगा, फिर 11th में भी पढ़ा होगा, कि लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं हम लोग, तो आपका जो एटॉमिक रेडियस होता है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है? नबील, डिक्रीज होता है सर। रेडियस तो इंक्रीज होता है। क्या कह रहे हैं अमन? लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे इन अ पीरियड, तो वो जो साइज होगा या एटॉमिक रेडियस होगा वो क्या होगा? डिक्रीज होता है सर साइज। एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, ठीक है। और वही टॉप टू बॉटम आएंगे हम लोग, टॉप टू बॉटम आएंगे, तो आपका जो एटॉमिक रेडियस होगा या साइज जो होगा वो क्या होगा? इंक्रीज। इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये तो बहुत ही मतलब बेसिक सा सवाल था। तो अपने पास सवाल ये आता है कि अमोंग द फॉलोइंग, अमोंग द एलिमेंट्स, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, एंड क्लोरीन, ये अजीब सा कभी लिखाने लगता है ऊपर नीचे, एंड क्लोरीन,
the order of increasing atomic radii is। ठीक है, तो ऑप्शन दे देता हूं मैं, मैग्नीशियम ग्रेटर देन, लेस देन, कैल्शियम लेस देन, क्लोरीन लेस देन, फॉस्फोरस बी जो होगा, क्लोरीन लेस देन, phosphorus less than, magnesium less than, calcium, and the C is phosphorus less than, chlorine less than, calcium less than, magnesium, and the D is calcium less than, magnesium less than, phosphorus less than। Which one is correct? आप लोगों को इनऑर्गेनिक कैसा लगता है? लाइक बोरिंग, और जो भी सच है बताइए। नबील, नबील इतना टाइम लग गया? श्रीफत, अमन, फातिमा, जैनब, नबील, नबील, am I audible? यस सर। फिर सर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन बिल्कुल गलत जवाब। तो डी। नो सर, मैग्नीशियम पहले। डी वाला कौन है? बिल्कुल गलत जवाब। और दो सर ऑप्शन बताए। मैग्नीशियम आएगा पहले, ए ऑप्शन होगा। अब तो और गलत हो गया नबील। ऑर्डर में चाहिए ना, सबसे छोटे। तो वही तो सोचना है हमें। देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, और क्या दे रखा है, क्लोरीन और फास्फोरस दे रखा है ना। क्लोरीन और फास्फोरस किस पीरियड के एलिमेंट है? सर थर्ड पीरियड के। थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। तो फास्फोरस और क्लोरीन। तो एक बात बताइए, ऐसे ये मैग्नीशियम किस पीरियड का एलिमेंट है? मैग्नीशियम भी थर्ड पीरियड का ही है। थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो किसका साइज कम होगा? सर इसका फास्फोरस कम होगा। फास्फोरस का और क्लोरीन का। इनका जो साइज अगर इन तीनों में देखा जाए तो ये ऐसे होगा कि नहीं नबील? यस सर। ये ऐसे ये होगा। सर वो एरो उल्ट, अरे ऑप्शन में एरो थे ना, उल्टे लगे हुए थे। नहीं नहीं, सही है। मैं मैग्नीशियम के हिसाब से देख रहा था। नहीं तो आप देखिए तो सही, आप किसी के हिसाब से जाइए। मैग्नीशियम और कैल्शियम में बड़ा कौन होगा? फिर कैल्शियम होगा क्योंकि डाउन कैल्शियम द बड़ा हो ग्रुप गया। होता है। ठीक है, हाँ कैल्शियम होगा। तो ये वाला अगर देखिए, कैल्शियम सबसे बड़ा, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद क्लोरीन, बी होगा कि नहीं? जी सर। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, उसके बाद किया करिए। अच्छा आप लोग, ये तो किसी कीमत पे नहीं हो सकता था क्योंकि क्लोरीन बड़ा दे रखा था और इसमें मैग्नीशियम बड़ा दे रखा था, है कि नहीं? और इसमें कैल्शियम छोटा दे रखा था। हो गया, सबको समझ में आया? जैनब, सिफत, यस सर। चलिए स्लाइड चेंज करूं। आप लोग यस बोलते सर। नहीं।
हाँ Yes, ऐसे। sir. हाँ वेरी गुड वेरी गुड। अब देखिए थोड़ा कैटायनिक और अनायनिक पार्ट पे आ जाते हैं। तो द करेक्ट ऑर्डर of decreasing ionic radii, the correct order of decreasing ionic radii among the following isoelectronic species is Ca plus 2 K plus S minus 2 Cl minus, फिर आ जाएगा Cl minus S minus 2 Ca plus 2 K plus, C आ जाएगा आपका S minus 2 Cl minus K plus Ca plus 2, डी है आपका K plus Ca plus 2 Cl minus S minus। C. सी ऑप्शन किसने बताया? अमन। अमन, वेरी गुड अमन। नबील यस सर। कौन सा आंसर होगा? सर देख रहा हूँ। ओके सर सी होगा। Sir, C होगा. एक चीज तो क्लियर है कि जिस पे जितना ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जितना वो होगा उतना उतना छोटा, और हाँ तो ये सी हो जाएगा कि नहीं? चलिए वेरी गुड वेरी तो गुड। एक मिनट लास्ट स्लाइड दिखा दीजिएगा। जी लीजिए। सर फॉस्फोरस से बड़ा था ना क्लोरीन का। फॉस्फोरस और क्लोरीन, हाँ फॉस्फोरस बड़ा है क्लोरीन से, क्योंकि बस फॉस्फोरस सल्फर उसके बाद क्लोरीन आता है पीरियड में, तो फॉस्फोरस इज बिगर देन क्लोरीन। एटॉमिक रेडियस से लेफ्ट से राइट तो डिक्रीज हो रहा है ना। यस ठीक है सर। क्लियर। Yes, sir. चलिए एक और सवाल करते हैं। Which one of the following is correct order of the size of iodine species? यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा। वेरी गुड जैनब, है ना? जैनब है, फातिमा, ठीक।
तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो साइज ऑफ कैटायन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और z इफेक्टिव। जैसे कुछ भी दे दे, PV+2 PV+4, कौन बड़ा होगा, ये हो जाएगा। सबको क्लियर है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इतना आसान है, सब बी बी हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन सा होता है? सबसे बड़ा कौन होता है? नेगेटिव होता है, एनायन होता है। फिर क्या होता है? न्यूट्रल होता है। उसके बाद आता है कैटायन। ठीक है, चलिए स्लाइड चेंज करूं। नबील, यस सर। चलिए जानो, वेरी गुड, स्लाइड चेंज कर दिया। अब देखिए, हम एटॉमिक रेडियस में आयनिक रेडियस की बात कर लिए, जिसमें कैटायन और अनायन को देख लिया हमने और पैरेंट को भी देख लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोवेलेंट रेडियस की। तो देखिए कोवेलेंट रेडियस ये बहुत आसान होता है। ठीक है, कोवेलेंट रेडियस में एक्चुअल में क्या होता है, हमें पता है कि यहाँ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, लाइक अगर ये समझना है तो मैं ऐसे समझा दे रहा हूँ कि कोवेलेंट रेडियस निकालते कैसे। जैसे मान लीजिए ये H2 है, 1s1 1s1 मिला, H2 बना लिया, तो इसके बीचों बीच से यहाँ तक देखेंगे, और इसका जो D, इसका सपोज कर लीजिए D है, तो जो रेडियस होगा ना इस बॉन्ड लेंथ का, D का हाफ हम क्या कह देंगे? कोवेलेंट रेडियस कह देंगे। क्लियर है? इसको क्या कह देंगे? कोवेलेंट रेडियस। उसके बाद अपने पास क्या आता है? मेटालिक रेडियस आता है। क्या आता है? मेटालिक रेडियस। और ये बहुत बार सवाल पूछा है, कोवेलेंट रेडियस और मेटालिक रेडियस में बड़ा कौन होता है। ठीक है, तो इसको देखेंगे। और उसमें वंडरवॉल्स रेडियस के बारे में भी पूछा है। और मेटालिक रेडियस में जो होता है ना, ओवरलैपिंग नहीं होता है, इट इज अबाउट टू टच। ठीक है, या फिर बस टच कराते हैं इसको। ठीक है, अबाउट टू टच होता है यहाँ पे। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, अबाउट टू टच। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? मेटालिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, मेटालिक दो मेटल के बीच में बॉन्ड बनेगा। ठीक है, इस बॉन्ड का डिस्टेंस को डी ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी रेडियस जो होगा, इस डी के आधे को हम रेडियस कहते हैं। ठीक है, कौन सा रेडियस? मेटालिक रेडियस। एक बात बताइए कि ये जो बॉन्ड लेंथ इन कोवेलेंट और बॉन्ड लेंथ इन मेटालिक, मेटालिक बॉन्ड, ठीक है, तो इनमें ग्रेटर कौन होगा? मेटालिक बॉन्ड लेंथ ग्रेटर होगा या कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ ग्रेटर होगा? बताइए जरा, ये वाला ज्यादा बड़ा होगा या ये वाला होगा? सर मेटेलिक। मेटालिक। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि ओवरलैप हो रहा है, और आधा पार्ट उसका उसमें जा रहा है और उसका थोड़ा सा पार्ट उसमें जा रहा है। आधा नहीं, थोड़ा थोड़ा पार्ट क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है, जिसकी वजह से श्रिंक हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो गया कि RM जो मेटालिक रेडियस होगा वो ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस होगा। होगा ना? यस सर। अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आ जाता है? मेटालिक। ठीक है, यहाँ पे अपने पास क्या आ जाता है? वंडर वॉल्स रेडियस की बात होती है। ठीक है, वंडर वॉल्स रेडियस। ये जो वंडर वॉल्स रेडियस होता है ना, वो दो एटम के बीच में नहीं होता, दो मॉलिक्यूल के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? दो मॉलिक्यूल के बीच में। जस्ट सपोज अपने पास Cl2 का, ठीक है, कुछ Cl2 ऐसे बनता है, एग्जैक्ट उसका मैं बनाता हूँ। ठीक है, Cl2 आपने देखा होगा, एनसीईआरटी में भी देखा होगा आपने। ठीक है, तो ऐसे बनता है। ठीक है, जैसे ये Cl2 हो गया। ठीक है, एक Cl2 मैंने इधर बना दिया। ठीक है, तो दो मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बॉन्ड क्या होता है एक्चुअल में? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है। मेरा डायग्राम बहुत ही बुरा है ये, मतलब दोनों बराबर होंगे इधर इधर। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि इसका तो Cl2 का बॉन्ड लेंथ जो कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ होगा वो तो ये होगा ही। ठीक है, इसका आधा लेंगे तो हमारा बॉन्ड लेंथ, फिर इधर हम आधा करेंगे तो हमारा बॉन्ड लेंथ। लेकिन वंडरवॉल्स रेडियस क्या होता है? दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस वंडरवॉल बॉन्ड हो जाता है। ठीक है, ये होगा वंडरवॉल्स बॉन्ड। तो यहाँ पे जो रेडियस लेंगे इसको हम ले लेते हैं D डिस्टेंस। ठीक है, तो ये साफ साफ दिख रहा है D/2 आ जाएगा इसका, कौन सा? वंडरवॉल्स रेडियस। और ये काफी लंबा है कि नहीं? बॉन्ड लेंथ इसका जो होगा वो काफी बड़ा है कि नहीं, वंडरवॉल्स रेडियस का, एज कंपेयर टू यस सर। कोवेलेंट एंड मेटालिक रेडियस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वंडरवॉल्स रेडियस इज द लार्जेस्ट वन, एंड देन मेटालिक रेडियस, एंड देन कोवेलेंट रेडियस। एवरीवन एग्री विद दिस? यस सर।
तो वंडरवॉल्स रेडियस बेसिकली वंडरवॉल्स बॉन्ड्स वगैरह जो लगते हैं वो दो मॉलिक्यूल के बीच में लगते हैं, ठीक है, एटम्स एटम्स के बीच का होल्ड नहीं करते। और वंडरवॉल्स जो बॉन्ड होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत वीक होता है, इस बात को ध्यान में रखिए। सही वाटर वॉल वाला एक बार बता देगा। जी वाटर वॉल वाला एक बार बता देगा। वंडरवॉल्स वाला इसमें देखिए, एक मिनट रुक जाइए, मैं दोबारा बता। मेटालिक रेडियस समझ में आ गया, कोवेलेंट रेडियस समझ में आ गया। अब देखिए इसी को मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। ये जैसे मान लीजिए यहाँ Cl2 ना लेके मैंने क्या ले लिया, यहाँ H2 बन गया। जैसे सपोज ये H2 है, जैसे यहाँ बनाया हूँ मैं, और ये एक मॉलिक्यूल हो गया H2 का या फिर किसी भी कंपाउंड का, और ये H2 का मॉलिक्यूल हो गया। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाता है, ठीक है, जिससे एक बॉन्ड मान लेते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या, एक दूसरे को होल्ड किया रहेगा, ठीक है। तो इस वाले बॉन्ड लेंथ को, ठीक है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, इस वाले बॉन्ड लेंथ को हम लोग वंडरवॉल्स बॉन्ड लेंथ कहते हैं, ठीक है, वंडरवॉल्स बॉन्ड कहते हैं। और इसके आधा को क्या कह देंगे, वंडरवॉल्स रेडियस कह देंगे। क्लियर है नबील? तो यहाँ पे क्या था, एटम एटम के बीच में था, यहाँ क्या होता है, मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, ठीक है। ठीक है। लिख लिया आप लोगों ने? हम्म, तो ये भी चीजें ध्यान में रखिएगा आप लोग कि एटॉमिक रेडियस जो होता है बेसिकली, ठीक है, एटॉमिक रेडियस जो होता है आपका वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव होता है, या फिर यूं कह लीजिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज और अपॉन में पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इट इज अ शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, ओहो एटॉमिक साइज के लिए। ठीक है, पीरियड में पता ही है लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो साइज डिक्रीज करेगा, और ग्रुप में पता ही है और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर है? ट्रांजिशन एलिमेंट में कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो हम लास्ट में उसका सीधे सीधे देख लेंगे क्या क्या होता है ट्रांजिशन मतलब डी ब्लॉक में क्या, मतलब उसके एक्सेप्शंस वगैरह लिखवा दूंगा मैं पूरे अच्छे से। अब देखिए अपने पास क्या आता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल कह लीजिए, या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं इसको, या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कहते हैं इसको। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी, या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो बात यहाँ आती है सबसे पहले कि व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। पता है आप लोगों को आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में एनर्जी यूज होती है। एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन रिमूव करने का कंडीशन होता है सबसे पहले, जिस भी एलिमेंट से आप इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं उसको गैसियस स्टेट में होना चाहिए, आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में, ठीक है, उसके बाद ही निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron, to remove an electron from an isolated gaseous atom। एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने में, ठीक है, फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम को, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे एक मेटल है, सबसे पहले इसको मैंने गैसियस स्टेट में कन्वर्ट किया, उसके बाद यहाँ पे क्या दे दिया,
आयोनाइजेशन एनर्जी पहला, तो यहाँ पे देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी दिया और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाला। अब ये देखिए ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है, ये सॉरी एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका। अब फिर से हम इसमें क्या करेंगे, फिर से एनर्जी देंगे, ठीक है, फिर से एनर्जी देंगे तो फिर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो ये m+2 हो जाएगा, ठीक है, एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब फिर से अगर हम चाहें तो एक बार और इलेक्ट्रॉन देंगे, m+2 हो चुका है, यहाँ पे फिर से हमने एक एनर्जी दिया, ठीक है, जिसको IE3 लिख रहा हूं मैं, आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, m+3 में, गैसियस स्टेट में, ऐसे ही एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन सक्सेसिव जनरली ऐसा होता है, देयर विल बी ऑलवेज एन एक्सेप्शन, ठीक है, जो कि अंडरस्टैंडेबल होता है, इजीली समझ में आ जाएगा क्यों एक्सेप्शन है, ठीक है। लेकिन जनरली ऐसा होता है कि जो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी होते हैं, ठीक है, उनमें उनका जो वैल्यू होता है वो ग्रेटर होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ IE3 है, ठीक है, तो यहाँ पे IE3 जो होगा ग्रेटर देन IE2 ग्रेटर देन IE1। मतलब ये भी अंडरस्टैंडेबल है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्या है कि 5 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया आपने, अब 4 इलेक्ट्रॉन जो बचेगा, प्रोटॉन उसको और टाइटली होल्ड करेगा कि नहीं, जी सर। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और निकाला, अब 3 इलेक्ट्रॉन बचा और प्रोटॉन टाइटली होल्ड करेगा, तो हमें एनर्जी भी ज्यादा देना पड़ेगा कि नहीं। जी सर। तो इसी वजह से जनरली ऐसा होता है कि सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू जो होता है वो ग्रेटर होता है, ठीक है। लेकिन देयर विल बी ऑलवेज एन एक्सेप्शन, अभी हम कराएंगे कुछ क्वेश्चंस, ये पहले करिए आप लोग। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये हो जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये हो जाता है कि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, यानी पहला निकाल चुके हैं, ठीक है। हो गया sir। हो गया सबका, चलिए। अब देखिए मैं एक सवाल है मेरा, which one has greater first ionization energy? ए में सबका अलग अलग निकालना है, जैसे मैंने दे दिया नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। बी में दे दिया मैंने बेरिलियम एंड बोरॉन। सी में अलग अलग निकालना है, इन दोनों में कौन होगा, इन दोनों में कौन होगा, सोडियम एंड मैग्नीशियम। डी में दे दिया मैंने नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में। देखिए एक चीज और ध्यान में रखिए कि लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है इंक्रीज करता है, ठीक है, और टॉप टू बॉटम आते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि देखिए ये सारी चीजें कनेक्टेड है। लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो यही है ना, नॉन मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, देना नहीं चाहते, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जो जितना ज्यादा नॉन मेटालिक होगा वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, मतलब देना बिल्कुल नहीं चाहेगा इलेक्ट्रॉन को। तो इस वजह से वहां पे क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज करते जाता है लेफ्ट टू राइट, ठीक है।
वहीं पे हम टॉप टू बॉटम की बात करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो ये सवाल करिए अब आप लोग। हो जाएगा। शिफत, ये होगा शायद। नाइट्रोजन का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर होगा, बेरिलियम का ज्यादा होगा, मैग्नीशियम का ज्यादा होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। फातिमा और जैनब, फातिमा। तो देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, नबील आपका आया। सर सबका ज्यादातर फर्स्ट का ज्यादा हो जाएगा, तो पहले वाले एलिमेंट्स है ना जिसमें नाइट्रोजन इसका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बेरिलियम, बोरोन, इसका मैग्नीशियम, इसमें सोडियम, कार्बन, ये गलत लिख दिया मैं, यही होगा ना? जी सर। हाँ, तो ये नाइट्रोजन का क्यों होगा जबकि ऑक्सीजन का होना चाहिए ना? लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट जब मूव कर रहे हैं हम लोग तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, तो ऑक्सीजन का क्यों होगा? सर हाफ फील्ड है वो। हाँ, क्योंकि नाइट्रोजन हाफ फिल्ड है, ठीक है, इस वजह से इसमें ज्यादा होगा। बेरिलियम में देखेंगे, देखिए बेरिलियम की जब बात करते हैं हम लोग तो बेरिलियम का वो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1:2:2 आएगा, और बोरोन में क्या हो जाएगा, 1:2:2p1 होगा। ठीक है, तो ये काफी थोड़ा दूर भी चला जाएगा, ये इजिली निकल सकता है एज कम्पेयर टू दिस। फिर सोडियम और मैग्नीशियम में ये तो भाई नॉन मेटल ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू सोडियम। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैग्नीशियम मेटल है, नॉन मेटल है, मैं एक कंपैरिजन कर रहा हूँ तब बता रहा हूँ। कार्बन एंड नाइट्रोजन में नाइट्रोजन फिर से क्या हो जाएगा, हाफ फिल्ड हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला सवाल करिए जरा।
सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी बताना है। वेरी गुड अमन, वेरी गुड। ये क्या है? वो सिफत OBMG क्या है? अच्छा अच्छा, समझ गया। ओ बी MG होगा, सिफत या Na होगा? अरे यार क्या पर तुम्हारा हुआ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे जिन्होंने नहीं किया है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुका है तो Na प्लस का कॉन्फ़िगरेशन किया करिए, 1s2 2s2 2p2। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी यानी एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी दे चुका है, तब तो दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, तो O प्लस का किया करिए 1s2 2s2 2p3। विच वन इज मतलब स्टेबल हाफ फील्ड? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन किसके पास है? ऑक्सीजन के पास, तो इसमें ऑक्सीजन का ज्यादा होगा। बेरिलियम, एंड बेरिलियम में क्या बी प्लस का करिएगा, क्योंकि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 1s2 2s1 हो जाएगा, 1s2 2s1। और बोरोन का करेंगे 1s2 2s2, तो दिख रहा है कि आपका इजिली किस में से निकल जाएगा, बेरिलियम में से, तो बोरोन ज्यादा हो जाएगा। सिमिलरली सोडियम प्लस का करिए और Mg+2 प्लस का करिए। Mg प्लस का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1, और यहाँ इसका करेंगे हम लोग तो ये आएगा 1s2 2s2 2p6। ठीक है, तो किसका ज्यादा होगा? सोडियम का ज्यादा होगा, होगा कि नहीं? जी सर। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए मुझे आप फर्स्ट वाला क्वेश्चन बता दीजिए। फर्स्ट वाला कौन सा? ये विच वन हैज ग्रेटर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी? तो देखिए पहला वाला में क्या है कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में बताना है कि किसका फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। तो नाइट्रोजन में देखेंगे, नाइट्रोजन का फर्स्ट मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालना है अभी, ठीक है, तो सबसे पहले निकालना नहीं है, निकालना है, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 क्या आ जाएगा 2p3 आ जाएगा, 1s2 2s2 2p3। अब यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, और ऑक्सीजन का देखेंगे हम लोग तो ये क्या आएगा 1s2 2s2 2p4 आएगा, क्या आएगा 2p4। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो ज्यादा स्टेबल कौन दिख रहा है नबील? ये नाइट्रोजन वाला 3 हाफ फील्ड है, तो हाफ फील्ड है तो ज्यादा स्टेबल है, तो इसमें ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने की एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो इसलिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जब देखेंगे यहाँ पे I1, तो नाइट्रोजन का ग्रेटर होगा किससे? ऑक्सीजन से। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे दूसरा जो आया था, इसमें दूसरा भी बताऊं, बेरिलियम एंड बोरोन। बेरिलियम एंड बोरोन की बात हो रही है, बेरिलियम का कर लीजिए 1s2 2s2। अब खुद ही बताइए कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान किस में होगा, किस में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है नबील? किसमें? बोरोन से निकाल सकते हैं इजीली, तो बेरिलियम का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर देन बोरोन हो जाएगा। उसके बाद क्या था आपके पास? सोडियम एंड मैग्नीशियम। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन करिए, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा है 1s2 2s2 2p6,
3s1। और मैग्नीशियम की बात करिए यहाँ पे क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2। किस में से निकालना आसान है? सोडियम से निकालना आसान है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगा मैग्नीशियम ग्रेटर देन सोडियम हो जाएगा। ठीक है, और फिर कार्बन एंड नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन का फिर से हाफ फील्ड आ जाएगा 1s2 2s2 2p3। और इसका क्या आ जाएगा 1s2 2s2 2p2। क्लियर है? ठीक है, स्लाइड चेंज करूँ नबील? जी सर। चलिए एक नया क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसी पे, आयनाइजेशन एनर्जी पे। तो इसमें सवाल जो है कुछ ऐसा है, फॉर द सेकंड पीरियड एलिमेंट्स, फॉर द सेकंड पीरियड एलिमेंट्स the correct increasing order of first ionization enthalpy is। ऑप्शन है कुछ अपना, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। बी जो है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, कार्बन के बाद आ गया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, फ्लोरीन और लिथियम। सी जो है अपने पास फिर लिथियम से शुरू हो रहा है, बोरोन, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन। डी जो है लिथियम, बोरोन, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। गलत है फातिमा, ध्यान से देखिए जरा। फिर डी पार्ट। क्या बोला आपने? डी पार्ट, डी ऑप्शन लास्ट। नहीं, नाइट्रोजन से ज्यादा होता है क्या सॉरी, ऑक्सीजन का? नाइट्रोजन पहले आएगा, सही है। हाँ। सी हो जाएगा, सी। देखिए बी में क्या, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। लिथियम के बाद बोरॉन आएगा, तो इसलिए मैं लास्ट पार्ट था, बट लास्ट पार्ट में नाइट्रोजन ज्यादा आ गया। एक मिनट रुक जाइएगा जरा। हाँ ये वाला तो होगा नहीं ना, बोरोन ज्यादा नहीं होगा ना बेरिलियम से, फर्स्ट टू तो बन गए। तो बेरिलियम ज्यादा होता है बोरोन से, लिथियम आ जाएगा। ठीक है, ये होता कैसे, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ऐसे होता है। तो एक चीज तो हमें पता है कि ये एक्सेप्शनली हाई होगा क्योंकि ये फुलफिल्ड होता है, तो सबसे लास्ट में तो ये आएगा।
ठीक है। अब देखिए यहाँ लिथियम में तो सबसे लास्ट में लिथियम इधर आ जाएगा। बेरिलियम बोरोन में हमें पता है कि बोरोन का कम होता है बेरिलियम से, उसका रीजन भी देख लिया हमने। कार्बन और नाइट्रोजन ऑक्सीजन में, कार्बन इसके बाद होगा, ऑक्सीजन इसके बाद होगा और नाइट्रोजन यहाँ होगा। फ्लोरीन जो होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, ठीक है, तो वो देता कम है, लेता इलेक्ट्रॉन खींचता ही खींचता है, ठीक है, अपने तरफ लेता है, इस वजह से ये वाला हो जाएगा सी पार्ट। क्लियर है? क्लियर है? यस देखिए अभी अपने पास मैंने बहुत बेसिक चीजें कराया है आप लोगों को, क्वेश्चंस कुछ खास मैंने अच्छा अभी मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया आयोनाइजेशन एनर्जी। अब नेक्स्ट क्लास में एक्सेप्शन से भरे क्वेश्चंस होंगे और आपके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और ये चैप्टर कंप्लीट होगा क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर है, ठीक है, और पूरा मतलब ट्रिक वगैरह उसमें सीखेंगे, की पॉइंट बनाते चलेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मतलब हर चैप्टर का आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, ठीक है, हर चैप्टर का जिसमें 2-4 पेज में आ जाए, हर चीज आ जाए, ठीक है। ऐसे बनाइएगा आप लोग समरी करके कि बस उसे पढ़ ले तो फिर आगे मतलब पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि रिवीजन करते टाइम वो सबसे ज्यादा काम आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ओके नबील, हम अमन, ओके चलिए ठीक है फिर, थैंक यू सो थैंक मच, यू सर। थैंक यू, बाय बाय।